आप सभी लोग जानते हैं और नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। कई एग्जाम में आपसे निबंध लिखने के लिए कहा जाता है, ऐसे की बात कर रहा हूँ। और यूपीएससी यानी कि सिविल सर्विस मुख्य परीक्षा में एक पेपर आपका निबंध का होता है। और मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि आप लोग निबंध के पेपर को गंभीरता से लीजिए, इसकी तैयारी को थोड़ा गंभीरता से लीजिए। अलग से इसका कोई सिलेबस नहीं है। आप लोग जीके जीएस पढ़ते रहते हैं, आप लोग न्यूज़पेपर आर्टिकल एडिटोरियल पढ़ते रहते हैं, कहीं आप लोग कोई डिबेट हो रही उसे सुनते रहते हैं, योजना कुरुक्षेत्र आप लोग देखते रहते हैं। यहीं से आपका स्टडी मटेरियल तैयार हो जाता है, बस आपको लिखने की कला सीखनी है। और आप सभी जानते हैं 3 घंटे का इसके लिए समय मिलता है और 250 नंबर का रहता है और मेरिट बेस पेपर है। कहने का मतलब है कि जिन नंबरों के आधार पर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है और आपको कोई पद मिलता है, आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, उसमें निबंध के नंबर भी जोड़े जाते हैं। और आपके सामने एक कॉपी दिखाई दे रही है, ये राजेश कुमार मीना की है, जो 2019 के सिलेक्टेड है, हिंदी मीडियम के थे और इनकी रैंक है 798 भी। तो मैं कहता हूं कि इन्हीं के इन्होंने जिस टॉपिक पर निबंध लिखा हुआ है उसी पर आप लिखने की कोशिश तो करिए। और मैं कह रहा हूं कि 2-4 निबंध लिखते लिखते आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से आपको निबंध लिखना है। और निबंध केवल आपकी तथ्यात्मक ज्ञान की परीक्षा नहीं है, यह आपकी रचनात्मकता, आविष्कारशील भावना और विचारों को उत्पन्न करने की क्षमता की परीक्षा है। और अपने विचारों को निबंध के विषय के निकट रखते हुए क्रमबद्ध करें तथा संक्षेप में लिखें। प्रभावशाली एवं सटीक अभिव्यक्ति के लिए श्रेय दिया जाएगा और सभी विषयों का किंग मेकर है आपका निबंध, ये भी याद रखिएगा। और अगर आपको देखना है तो 2 किताबें बता देता हूं, निबंध दृष्टि और निशांत सर की है ना, उस किताब को आप लोग देखकर एक समझ सकते हैं। अब बात आती है कैसे निबंध लिखें, तो विषयों को अच्छी तरह से पढ़ लिया करिए, समझ लिया करिएगा और विषय वो ना चुने जो संवेदनशील हो, विवादास्पद हो या आप जिसमें ज्यादा भावुक हो जाते हो। थोड़ा समय उस विषय पर चिंतन मनन किया करिएगा, ड्राफ्ट बना लिया करिएगा। अब आप देखिए प्रश्न संबंधी विशेष अनुदेश दिए गए। प्रश्नों के उत्तर देने से पहले निम्नलिखित प्रत्येक अनुदेश को कृपया ध्यानपूर्वक पढ़ें। प्रवेश पत्र में प्राधिकृत माध्यम में निबंध लिखना आवश्यक है तथा इस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर निर्दिष्ट स्थान पर करना आवश्यक है। प्राधिकृत माध्यम के अलावा अन्य माध्यम में लिखे गए उत्तरों को अंक नहीं दिए जाएंगे। प्रश्नों के उत्तर निर्दिष्ट शब्द संख्या के अनुसार होने चाहिए। प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़े गए या किसी पृष्ठ अथवा पृष्ठ के भाग को पूर्णतः काट दीजिए। अगर कोई पेज खाली रह जाता है तो उसे काट सकते हैं। और हिंदी मीडियम है तो हिंदी में ही लिखेंगे ना। और 2 निबंध लिखना है 1000 से 1200 शब्दों में, दोनों 1000 से 1200 शब्द, समझ रहे हैं आप लोग, तो ये भी याद रखिएगा। अब आपके सामने देखिए खंड ए, खंड बी, खंड ए, खंड बी, प्रत्येक में से एक एक चुनकर 2 निबंध लिखिए जो प्रत्येक लगभग 1000 से 1200 शब्दों में होंगे। एक खंड ए है, सेक्शन ए है, इसमें 4 टॉपिक आपके सामने दिए गए, इन चारों को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। और खंड बी में भी 4 टॉपिक दिए गए हैं, इन्हें भी आपको बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ना है। फिर इसमें से आपको एक टॉपिक चुनना है और लिखना है। अब देखिए खंड ए है, इसमें आप देखिए 4 टॉपिक आपको दिखाई दे रहे हैं। पहला क्या कह रहा है, सोशल मीडिया, सामाजिक कम व्यक्तिगत ज्यादा। दूसरा कह रहा है भारत में सामाजिक सशक्तिकरण की प्रक्रिया में आरक्षण का योगदान तथा इसके विरोधाभास। और 3 कह रहे हैं भूमंडलीकरण के दौर में संरक्षणवादी नीतियां अल्पकालिक हितों की पूर्ति से ज्यादा कुछ नहीं। और 4 जलवायु परिवर्तन, करे कोई भरे कोई। और उस टॉपिक को चुना करिए जिस पर आप लोग आराम से 1000 से 1200 शब्द लिख सकें। अब देखिए परिचय किस तरह से आप लोग लिखेंगे। देखिए सबसे पहले तो आप लोग पृष्ठभूमि परिचय लिखते हैं, इसमें मुख्य मुद्दा हो गया, समस्या हो गया, विषय हो गए, विषय से संबंधित वर्तमान परिदृश्य आपको लिखना है, फिर वर्तमान समाचार, विषय की प्रासंगिकता, फिर सकारात्मक नकारात्मक पहलू, फिर आपको बाधाएं, आलोचना है और लास्ट में आप सुधार, फिर आगे का रास्ता, निष्कर्ष। इस तरह से पूरा निबंध लिखेंगे। समझ रहे हैं आप लोग कि नहीं समझ रहे। और प्रसिद्ध हस्तियों द्वारा कोई प्रासंगिक कथन कहा गया तो उसका भी उल्लेख कर दिया करिएगा अपने निबंध में। कोई प्रासंगिक सरकारी योजना है, नीतियां है, उनका भी उल्लेख करना चाहिए। आंकड़े संख्या सटीक हो तो उन्हें भी लिख दिएगा। और देखिए व्यक्तिगत ना हो, अतिवादी दृष्टिकोण भी ना रखें, अपने विचारों को संतुलन देने का प्रयास करें और सिर्फ समस्याएं पेश ना करें, यह आपको दोषदर्शी बनाती हैं। संभव सुधार और समाधान भी निबंध में लिखें। सत्ता व प्रशासन की आधारहीन आलोचना ना करें, ये भी याद रखिए। भले ही विषय उत्तेजक हो किंतु आपका निबंध उत्तेजक नहीं होना चाहिए। और असंभव समाधान लिखने से बचें, अर्थात ऐसे समाधान प्रस्तुत करें जो व्यवहारिक हो एक तरह से। अब आप देखिए हवा हवाई आपने कहीं समाधान कुछ बता दिए और जो संभव ही नहीं है तो फिर तो दिखावा लगेगा कि नहीं लगेगा, बताइए। अब इन्होंने कौन सा चुना है, जलवायु परिवर्तन करे कोई और भरे कोई। चौथा टॉपिक चुना है
आज विश्व जिन गंभीर समस्याओं का सामना कर रहा है, उनमें जलवायु परिवर्तन की समस्या गंभीर विकराल रूप धारण कर मानव अस्तित्व के समक्ष चुनौती उत्पन्न कर रही है। और इसके इन दुष्प्रभावों को देखकर वैश्विक समुदाय संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान के अंतर्गत इसे सुलझाने के लिए प्रयत्नरत होता दिख रहा है। संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही, 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। इस सामूहिक प्रयास में जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार देशों के क्रम में विभिन्न देशों के मतभेद उभर कर सामने आ रहे हैं, और इनमें एक तरफ विकसित देश हैं, जबकि दूसरी तरफ आप देखिए विकासशील एवं अल्पविकसित और पिछड़े देश हैं। विकसित देश जहां इस समस्या के लिए केवल स्वयं को जिम्मेदार न मानकर वैश्विक रूप से सभी देशों को जिम्मेदार मानकर इसके समाधान के रूप में अपने विशिष्ट उत्तरदायित्वों से बचते हुए सभी देशों को समान रूप से प्रयासरत होने की बात करते हैं, वहीं विकासशील एवं पिछड़े देश इसके लिए विकसित देशों को ऐतिहासिक रूप से उत्तरदायी ठहराते हैं। 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन से लेकर पृथ्वी शिखर सम्मेलन एवं 2015 के पेरिस सम्मेलन पर यह मतभेद प्रमुख रूप से बना रहा है। इस संदर्भ में इन प्रश्नों पर गौर करना प्रासंगिक हो जाता है कि जलवायु परिवर्तन की समस्या पैदा कैसे हुई, इसके पीछे क्या प्रमुख कारण रहे, और क्या इन कारणों के लिए किसी विशेष देशों या समूहों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, तथा इसके परिणाम दूसरों को किस प्रकार भुगतने पड़ रहे हैं। क्या इसका समाधान इसके लिए जिम्मेदार समूहों देशों को ही उठाना चाहिए, या उनके भी जो इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। और इसके साथ ही अभी तक वैश्विक समुदाय द्वारा उठाए गए समग्र कदमों को आलोक में ही इस बिंदु को समझा जा सकता है, जलवायु परिवर्तन करे कोई और भरे कोई सही है या गलत। इस क्रम में हमें सर्वप्रथम यह समझना होगा कि जलवायु परिवर्तन आखिर है क्या, और यह विश्व के समक्ष गंभीर चिंता के रूप में उभर कर आ गई है। दरअसल जलवायु किसी बेहद क्षेत्र में के दीर्घकालिक मौसम के औसत रूप को कहा जाता है, जिसमें उस क्षेत्र के तापमान, वर्षा, आर्द्रता, वनस्पति आदि पर्यावरणीय दशाओं का निर्धारण होता है। ये प्राकृतिक दशाएं समय के साथ परिवर्तित होती हैं, लेकिन इसकी दर अत्यंत धीमी होती है। इस प्रकार जलवायु परिवर्तन एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, जिसके परिवर्तन में हजारों लाखों वर्ष लग जाते हैं। लेकिन वर्तमान समय में मानव समुदाय द्वारा प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन, हरित गृह गैसों की तीव्र दर से उत्सर्जन, वनोन्मूलन एवं पर्यावरणीय क्षरण के कारण भूमंडलीय ऊष्मन के कारण तापमान के औसत में तीव्रता से वृद्धि होने के कारण जलवायु परिवर्तन की दर तीव्र हो गई है। और इसके कारण तापमान में वृद्धि से मौसम में परिवर्तन, ग्लेशियरों के पिघलने, समुद्री जल स्तर में वृद्धि, प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़, सूखा, चक्रवात, सुनामी आदि की तीव्रता एवं आवृत्ति में वृद्धि होने से जनधन की क्षति में वृद्धि हो रही है, तथा साथ में ये समस्याएं आर्थिक एवं सामाजिक विकास के समक्ष बाधाएं उत्पन्न कर रही हैं। जब हम जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारणों की पड़ताल करते हैं, तो यह पाते हैं कि विश्व इतिहास में ये औद्योगिक क्रांति, वैज्ञानिक क्रांति एवं उपभोक्तावादी प्रवृत्ति ने मानव को स्वकेंद्रित बनाते हुए प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन को प्रोत्साहित किया है। इसी क्रम में वर्तमान में विकसित देशों की श्रेणी में खड़े देशों ने कोयला एवं जीवाश्म ईंधनों का अत्यधिक उपयोग किया, और तीव्र औद्योगिकरण एवं नगरीकरण के कारण वृक्षों के कटाव एवं कंक्रीट के जंगल को बढ़ावा देने, वाहनों के अत्यधिक उपयोग के कारण हरित गृह गैसों का तीव्र उत्सर्जन आदि के द्वारा पर्यावरणीय प्रदूषण की दर को तीव्र करते हुए हरित गृह गैसों के अत्यधिक उत्सर्जन के द्वारा जलवायु परिवर्तन की परिघटना को तीव्र कर दिया है। इन विकसित देशों ने औद्योगिक क्रांति के दौरान अपने उपनिवेशवादी हितों के मद्देनजर अपने गरीब एवं पिछड़े उपनिवेशों के प्राकृतिक संसाधनों का भी तीव्र गति से दोहन कर एक तरफ अपने विकास की प्रक्रिया को तीव्र कर उपनिवेशों के विकास की गति को विकृत कर उन्हें गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी जैसी समस्याओं के दलदल में छोड़ दिया। और इन पश्चिमी एवं यूरोपीय देशों में बौद्धिक क्रांति के दौरान न्यूटन, डेकार्ट जैसे विचारकों ने प्रकृति को मनुष्य के अधीन बताकर उसके तीव्र दोहन को प्रोत्साहित किया, और इसी का परिणाम यह रहा कि औद्योगिक क्रांति के बाद 150 से 200 वर्षों में पृथ्वी के औसत तापमान में उतनी वृद्धि हो गई है जितनी पिछले 1000 वर्षों में नहीं हुई। और इस प्रकार इस विश्लेषकों से यह समझ में आता है कि जलवायु परिवर्तन, जो कि विकास के लिए प्रकृति के असंतुलित दोहन का परिणाम है, और उसके लिए काफी हद तक इस विकास प्रक्रिया का लाभ उठा चुके इन विकसित देशों जैसे अमेरिका, पश्चिमी यूरोप आदि को ठहराया जा सकता है। लेकिन जब इस समस्या के कारण उत्पन्न चुनौतियों की बात की जाती है, तो यह देखने में आ रहा है कि इस समस्या ने न केवल विकासशील एवं पिछड़े देशों को प्रभावित किया,
बल्कि आप देखिए स्वयं इसके लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी विकसित देश भी इसके परिणाम भुगतते रहे हैं। यह बात जरूर है कि विकसित देशों की तुलना में विकासशील एवं अल्पविकसित देश संसाधनों तकनीकी के अभाव के साथ विकास की प्रक्रिया में पिछड़े होने के कारण अपेक्षाकृत रूप से इसके ज्यादा परिणाम भुगत रहे हैं, जो जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न समस्याओं के संदर्भ में देखा जा सकता है। अब जिनके पास सुविधाएं हैं वे कहाँ भुगत पाते हैं, ज्यादा उन्हें क्या फर्क पड़ता है। भूमंडलीकरण, ऊष्मन एवं जलवायु परिवर्तन के कारण उत्पन्न समस्याओं में मौसमी जलवायु परिवर्तन, स्थानीय जलवायु के प्रतिरूप में बदलाव किया जा रहा है, और जिसके मानसूनी कृषि पर आधारित क्षेत्रों में मानसून की अनिश्चितता के कारण कृषिगत उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इसी के साथ अल नीनो जैसी गर्म जलधारा के कारण भी मानसूनी जलवायु या पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसके साथ विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि के कारण जनधन की गंभीर क्षति के साथ विकास की प्रक्रिया बाधित होने के साथ विस्थापन के साथ पर्यावरणीय शरणार्थियों के समक्ष गंभीर समस्याएं सामने आती हैं। इसके साथ अम्लीय वर्षा, जल वायु प्रदूषण के कारण मानव समुदाय के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव के साथ प्राकृतिक आपदाओं के दौरान महामारी के रूप में स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां देखने को मिल रही हैं, और इससे मानव विकास सूचकांक के संदर्भ में विभिन्न प्रभावित देशों की स्थिति में गिरावट होती है। जलवायु परिवर्तन के कारण उत्पन्न खाद्यान्न संकट की समस्या से भुखमरी, कुपोषण के साथ आर्थिक गतिविधियों के बाधित होने से बेरोजगारी की समस्या भी गंभीर हो जाती है। इसके साथ ही परिस्थिति की असंतुलन के कारण जैव विविधता के ह्रास के साथ परिस्थितिकी उत्पादकता में कमी आती है, और वर्तमान में हिमनदों की तेजी से पिघलने के कारण एक तरफ स्वच्छ जल के स्रोतों में आप देखते हैं कि गिरावट आने वाली है, वहीं समुद्री जल स्तर में वृद्धि के कारण द्वीपीय तटीय देशों के जलमग्न होने की समस्या भी मौजूद है, और ज्यादातर द्वीपीय देश छोटे एवं विकासशील है। और जलवायु परिवर्तन के कारण आप देखिए उत्पन्न इन समस्याओं का सामना किसी न किसी रूप में विकसित एवं विकासशील देशों दोनों को करना पड़ता है, लेकिन पिछड़े देशों में विकसित देशों की तुलना में संसाधनों का अभाव, तकनीक का अभाव, सामाजिक एवं आर्थिक पिछड़ापन, संस्थाओं की कुशलता में कमी के कारण, सुविधता अधिक होने के कारण जलवायु परिवर्तन के कारण उत्पन्न प्राकृतिक प्रकोप गंभीर आपदा का कारण वन व्यापक क्षति का कारण बनते हैं। दूसरी तरफ देखें तो जहां विकसित देश विकास की एक उच्च स्तर पर पहुंच चुके हैं, वहीं जब विकासशील एवं अन्य पिछड़े देशों द्वारा विकास की गति को तीव्र करने के लिए प्राकृतिक संसाधनों के दोहन करते हैं, तो आप देखिए ये विकसित देश अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जलवायु परिवर्तन का मुद्दा उठाकर स्वच्छ ऊर्जा तकनीक एवं पर्यावरण प्रदूषण तकनीक आदि मुद्दों को उठाकर विकास की प्रक्रिया को बाधित करने की कोशिश करते हैं, जो अमेरिका द्वारा भारत एवं चीन की लगातार आलोचना के क्रम में देखा जा सकता है, जो कि कोयले के उपयोग एवं हरित गृह गैसों के उत्सर्जन को लेकर इस प्रकार विकसित देशों की ऐतिहासिक गलती को विकासशील एवं पिछड़े देशों द्वारा इस प्राकृतिक आपदाओं के व्यापक प्रभाव एवं बाधित विकास की प्रक्रिया के रूप में भरना पड़ता है। इसके साथ ही जब इस समस्या के समाधान की बात आती है तो 1992 के पृथ्वी शिखर सम्मेलन में UNFCCC के तत्वाधान में समूह ने सामूहिक रूप से इसके खिलाफ कदम उठाने की बात की, तथा साथ ही विकसित देशों को ऐतिहासिक रूप से जिम्मेदार मानते हुए अतिरिक्त जिम्मेदारी के वित्तीय स्वच्छ प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण, हरित गृह गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लक्ष्य आदि कर्तव्य निर्धारित किए गए, तथा भारत जैसे विकासशील देशों ने सामान्य लेकिन विविधक उत्तरदायित्व के सिद्धांत के अंतर्गत सामूहिक जिम्मेदारी के साथ विकसित देशों को इन विशिष्ट उत्तरदायित्वों को पूर्ण निर्वहन करने का मुद्दा उठाया। लेकिन विकसित देश इस संदर्भ में भी अपने दायित्वों के निर्वहन में पूर्ण रूप से खरे नहीं उतरते, और इसी के अगले कदम के रूप में विकासशील देशों पर जिम्मेदारी डालते हुए पेरिस सम्मेलन 2015 में INDC के माध्यम से विकासशील देशों को भी जिम्मेदारी उठाने की बात की गई है। इस संदर्भ में वह विकासशील देशों द्वारा कड़े कोई भरे कोई का मुद्दा उठाया जाता है, तथा सामान्य लेकिन विभेदक उत्तरदायित्व लॉस एवं डैमेज द्वीपीय देशों के लिए विशेष सुरक्षा उपाय आदि के माध्यम से विकसित देशों से अधिक जिम्मेदारी की अपेक्षा की जाती है, जैसे क्योटो प्रोटोकॉल और तालानोवा संवाद एवं फेगाली समझौते के क्रम में देखा जा सकता है। समग्र रूप से कहा जा सकता है जलवायु परिवर्तन की समस्या के लिए ऐतिहासिक रूप से चाहे विकसित देशों को जिम्मेदार ठहराया जाए,
चाहे, लेकिन वर्तमान में यह सभी देशों के समक्ष गंभीर चुनौती उत्पन्न कर मानव समुदाय के समक्ष अस्तित्व का प्रश्न उपस्थित कर रहा है। अतः बेहतर यही है कि सक्षम एवं विकसित देशों को ज्यादा जिम्मेदारी लेने के साथ विकासशील अन्य पिछड़े देशों को तकनीक एवं वित्तीय सहायता प्रदान कर संतुलित एवं समावेशी विकास को बढ़ावा देकर इस गंभीर चुनौती से मानवता को बचाया जाए। अन्यथा इससे न केवल विकासशील पिछड़े देशों को भुगतान करना पड़ेगा, बल्कि विकसित देश भी इसके अछूते नहीं बचेंगे, जो कि अमेरिका में शीतलहर के कारण गंभीर क्षति के रूप में देखा जा सकता है। आवश्यकता इस बात की है कि न केवल देश अपितु प्रत्येक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझते हुए उपभोक्तावादी प्रवृत्ति के स्थान पर विकास में प्रकृति के साथ समन्वय बनाते हुए गांधी जी के इस वाक्य को आत्मसात करें, प्रकृति मनुष्य की सभी आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है, लालच को नहीं। ये आप देखिए, इसमें आप लोगों को एक क्या और बेहतर अच्छा किया जा सकता था, ये भी आप लोगों को बताना चाहिए। और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कोई आप देखिए प्रयास किए जा रहे हैं, पहले चलाई जा रही हैं, तो उनका भी मुझे लगता है कि बात होनी चाहिए। थोड़ा ये भी आप लोगों को याद रखना चाहिए। केवल आप देखते हैं समस्याओं को बता देना, ये भी थोड़ा, इससे मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं कि इसमें और बेहतर क्या किया जा सकता था। आज के परिप्रेक्ष्य में आप लोग लिखिए, सेक्शन ए में जो टॉपिक पर निबंध लिखा गया ना, उसकी बात हो रही। खंड बी, सेक्शन बी, एक सुखी जीवन प्रकृति से प्रेरित एवं सहजता से संचालित होता है। दूसरा कह रहा है व्यवहारिकता आदर्श की पुष्टि करती है। 3 कह रहा है कि मूल्य विहीन शिक्षा व्यक्ति को चतुर शैतान बनाती है। 4 कह रहा है विकसित होते भारतीय समाज का द्वंद्व। ये आप देखिए, मूल्य विहीन शिक्षा व्यक्ति को चतुर शैतान बनाती है। ये आप देखिए तीसरा टॉपिक इन्होंने चुना है। और इस मनुष्य के हाथ से विज्ञान के भी फूल बन गए सूल, शुभ धर्म अपना भूल। किसी कवि की ये पंक्तियां मूल विहीन विज्ञान के दुष्परिणामों की ओर इंगित कर रही हैं। कवि के अनुसार जो विज्ञान मनुष्य के जीवन स्तर को उन्नत बनाने के लिए प्रयुक्त होनी चाहिए, उसे मनुष्य ने स्वार्थ से अभिभूत होकर मानव विनाश के लिए अर्थात कांटे के रूप में प्रयुक्त करना शुरू कर दिया है। इस संदर्भ में जब हम मानव सभ्यता के इतिहास पर विचार करते हैं तो यह पाते हैं कि मनुष्य को यूं ही नहीं प्रकृति के सर्वश्रेष्ठ प्राणी का दर्जा प्राप्त है, बल्कि यह इससे विवेक उससे विवेक ज्ञान के कारण है, जिसके द्वारा मानव प्रकृति में आवश्यक परिवर्तन करते हुए विभिन्न सुख सुविधाओं के विकास के द्वारा अपने जीवन स्तर को उन्नत बनाया जाता है। इसी क्रम में वह प्रकृति क्रमबद्ध एवं तार्किक अध्ययन के रूप में विज्ञान जैसे विषय मानव जीवन में उपयोग लेना शुरू करता है और अंधकार युग से निकलकर पुनः जागरण एवं प्रबोधन काल में मानव जीवन को ज्ञान आधारित शिक्षा के आधार को उन्नत बनाने का प्रयास करता है। इस ज्ञान के उपयोग के द्वारा मनुष्य औद्योगिक क्रांति, सूचना एवं संचार क्रांति से होते वर्तमान समय में चौथी औद्योगिक क्रांति के माध्यम से मानव जीवन को सुख सुविधाओं के उच्चतम स्तर पर पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इसके साथ ही मानसून इस मानव ज्ञान का दूसरा आशास्पद यदि सामने आता है। ये आप देखिए, इस ज्ञान विज्ञान के आधार विकसित प्रौद्योगिकी के आधार पर ही मनुष्य को प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध जैसी विभीषिकाओं का सामना करना पड़ता तथा वर्तमान समय विश्व के समक्ष उत्पन्न गंभीर समस्याओं जैसे जलवायु परिवर्तन, भूमंडलीय उष्मण, आतंकवाद, तीव्र सामाजिक एवं आर्थिक विषमता, विभिन्न देशों के मध्य उत्पन्न तनाव, नाभिकीय युद्ध की धमकियां, रासायनिक एवं जैविक हथियारों जैसे व्यापक विध्वंसक के हथियारों का अनुप्रयोग, जैव विविधता पर पड़ता संकट, साइबर अपराध आदि यह सवाल खड़ा करते हैं कि क्या शिक्षा, ज्ञान, विज्ञान इसके लिए उत्तरदायी है। और इसी संदर्भ में जब हम शिक्षा और उसके मानव जीवन पर प्रभाव की बात करते हैं तो यह बात आसानी से समझ आ जाती है कि शिक्षा तो एकमात्र साधन है जो व्यक्ति को जीवन और प्रकृति की समझ देती है, उसे आप अपने जीवन को उन्नत बनाने के लिए संसाधनों का उपयोग करने की कला सिखाती है तथा साथ ही उसके जीवन में अज्ञान रूपी अंधेरे को हटाते हुए ज्ञान का विकास पैदा कर जीवन को सस्ता दिखाती है। और आप देखिए, इस प्रकार आप देखें, शिक्षा एकमात्र हथियार है जो व्यक्ति को उसकी क्षमता से परिचित कराती है और इसके पश्चात यह व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह इस क्षमता का उपयोग मानव कल्याण के लिए करता है या चतुर शैतान के रूप में मानव समाज के समक्ष खतरा उत्पन्न करने के लिए। जब हम इतिहास को उठाकर देखते हैं तो पाते हैं कि इतिहास के महान व्यक्तियों ने उसी स्तर की शिक्षा पाई जिस स्तर पर दुष्ट लोगों ने, लेकिन जहां महान व्यक्तियों ने इस शिक्षा का उपयोग करते हुए अपने नैतिक मूल्यों जैसे सहिष्णुता, मानव कल्याण को सर्वोपरि रखा, वहीं दुष्ट व्यक्तियों ने इन नैतिक मूल्यों को के रहित अपने ज्ञान का उपयोग मानव समाज की अराजकता एवं भय व्याप्त करने के लिए किया। उदाहरण के लिए महात्मा गांधी, ये नाम भी आप लोग दे दिया करिए, हिटलर, दोनों व्यक्तियों ने में
इसी बात का अंतर है। गांधी जी ने जहां अपने ज्ञान को मानव कल्याण, अहिंसा, सर्वधर्म समभाव, सहिष्णुता एवं शांतिपूर्ण सहस्तित्व के लिए प्रयुक्त किया, वहीं हिटलर ने न केवल जेनोसाइड किया बल्कि द्वितीय विश्व युद्ध के रूप में मानवता पर एक गहरा छाप भी छोड़ा और उसकी शिक्षा मूलविहीन होने के कारण उसे एक चतुर शैतान का रूप दे दिया, जिसने आधुनिक तकनीकों प्रौद्योगिकियों का उपयोग यहूदियों के जन संहार के में करने के साथ विश्व युद्ध का मार्ग प्रशस्त किया, द्वितीय विश्व युद्ध का, और आज तक उसका भुगतान करना पड़ रहा है। महान व्यक्तित्व जैसे स्वामी विवेकानंद, मार्टिन लूथर किंग, श्री कृष्ण या आप देखिए जी कृष्ण जैसे मृतक सदैव मूल्यों से युक्त शिक्षा का समर्थन किया ताकि इसका उपयोग मानवता के हितों में हो सके। इसी के साथ वाल्टियर, रूसो, मॉन्टेस्क्यू के चिंतन में भी इसी विचार को देखा जा सकता है, जहां वे मानव मूल्यों को सर्वोपरि रखते हैं। आज शिक्षा के प्रभाव की बात की जाए तो मनुष्य ज्ञान विज्ञान के उच्च स्तर पर पहुंच चुका है और निरंतर नए आयाम को छूने की कोशिश कर रहा है। आज ज्ञान विज्ञान के बल पर ही मनुष्य ने खाद्यान्न उत्पादकता में तीव्र वृद्धि कर पोषण, सुरक्षा, वायु प्रौद्योगिकी के माध्यम से स्वास्थ्य से क्षेत्र में नित नई तकनीक, संचार क्रांति के माध्यम से मानव समुदाय को निकट लाकर ग्लोबल विलेज की अवधारणा को साकार किया। आज मानव जीवन को और सहज सरल बनाने के लिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसी नई तकनीक के समावेशन के प्रयास किए जा रहे हैं। इस प्रकार शिक्षा का उपयोग मानव कल्याण को ध्यान में रखकर करने से मानव जीवन सुखी एवं समृद्ध हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं इस भौतिकवादी युग में शिक्षा के उपयोग के मूलविहीनता की समस्या मानव समुदाय के समक्ष एक गंभीर चिंता उत्पन्न कर रही है। आज मानव केंद्रित विकास के कारण प्रकृति की अंधाधुंध दोहन से पर्यावरण के समक्ष गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है और जैव विविधता के ह्रास के साथ जीव जंतुओं के समक्ष संकट के साथ परिस्थिति असंतुलन के प्राकृतिक आपदाओं के रूप में गंभीर परिणाम देखने को मिल रहे हैं। यहाँ मूलविहीनता के वजह संकीर्ण मानव मूल्यों को, जिसमें मानव केवल स्वहित, मानव हित को प्राथमिकता देता है, जिम्मेदार माना जा सकता है और इसी संकीर्णता ने मानव को शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के बजाय उपभोक्तावादी दृष्टिकोण से स्वयं की सुख सुविधाओं के साथ उसके बीच सहचर प्राणियों के समक्ष संकट उत्पन्न कर दिया है, जो अंततः बाढ़, सुनामी, चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाओं के रूप में स्वयं मानव अस्तित्व के समक्ष ही गंभीर चुनौती उत्पन्न कर रहा है। और इस संकीर्ण मूल्य के रूप में धर्मांधता को भी देखा जा सकता है, जिसमें विभिन्न आतंकवादी समूहों द्वारा धर्म जिहाद के नाम पर मानवता पर आक्रमण किया जा रहा है और इसे इस्लामिक स्टेट के इराक, सीरिया आदि में इस्लामिक आतंकवाद के रूप में देखा जा सकता है, जो अपने संकीर्ण विचारों से युवाओं को दिग्भ्रमित कर उसके दिमाग को दुष्प्रभावित पर आधुनिक प्रौद्योगिकियों से चतुर शैतान बनाकर मानव कल्याण के समक्ष गंभीर चुनौती उत्पन्न कर रहा है। यह आतंकवाद की विचारधारा वर्तमान समय में संकीर्ण मूल्यों से युक्त शिक्षा द्वारा चतुर शैतान बनने का एक प्रमुख उदाहरण है और इसका एक रूप विभिन्न राष्ट्रों द्वारा अन्य देशों के विरुद्ध छद्म युद्ध के रूप में आतंकवाद का प्रयोग, रासायनिक एवं जैविक हथियारों का प्रयोग, नाभिकीय युद्ध की धमकी, साइबर युद्ध, अंतरिक्ष में युद्ध जैसे रूपों में देखा जा सकता है, जहां इन प्रौद्योगिकियों का उपयोग मानव हित के लिए किया जाना चाहिए, वहीं इनका उपयोग अपने देश के संकीर्ण हितों की प्राप्ति करने के क्रम में मनुष्यों पर चोट पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। और इसके उदाहरण के रूप में सीरिया, पाकिस्तान, उत्तरी कोरिया आदि के रूप में देखा जा सकता है। इसके अंतर्गत ही लादेन जैसे उच्च शिक्षित आतंकवादियों को रखा जा सकता है, जिससे पाकिस्तान का सहारा प्राप्त था। वर्तमान में आतंकवाद जैसे मोहम्मद जैसे संगठन भी इसी श्रेणी में रखे जा सकते हैं। विज्ञान प्रौद्योगिकी के इस युग में सोशल मीडिया ने व्यक्तियों के बीच दूरियां मिटाने का भी तो काम किया, जहां इसने भाव अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की, लेकिन इसके बढ़ते दुरुपयोग जैसे अफवाह को फैलाने, फेक न्यूज, साइबर अपराध, आर्थिक धोखाधड़ी एवं महिलाओं के विरुद्ध अपराधों ने इसकी भूमिका पर सवाल उठाना शुरू कर दिए। जहां एक तरफ अरब स्प्रिंग जैसे लोकतांत्रिक आंदोलनों में सोशल मीडिया की एक अहम भूमिका रही, वहीं आप देखिए इसके दुरुपयोग के रूप में भारत में मुजफ्फरपुर दंगे हो गए, जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा युवाओं को भड़काना आदि के रूप में देखा जा सकता है। इसके अलावा सोशल मीडिया के बढ़ते उपयोग ने व्यक्ति को आत्म केंद्रित बनाते हुए समाज से काट दिया और इसी अकेलेपन के कारण तनाव, आत्महत्या जैसी प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं। आज मिसाल टेक्नोलॉजी ने जहां देशों की सीमाओं की सुरक्षित किया, वहीं घातक हथियारों के रूप में व्यापक स्तर पर मानव विनाश का कारण भी बन जाती है। इस प्रौद्योगिकी ने मानव के समक्ष असीम संभावनाओं के द्वार खोले और जिनमें आप देखिए दूर संचार हो गया, टेलीमेडिसन, टेली एजुकेशन,
आपदा प्रबंधन आदि क्षेत्र में मानव समुदाय को प्रभावी रूप से सक्षम बनाया, लेकिन इसके साथ ही अंतरिक्ष सेना के गठन के साथ अंतरिक्ष युद्ध का खतरा भी मंडराने लगा तथा देशों ने जैसे अमेरिका ने इस दिशा में कदम भी बढ़ा दिए हैं। और इस संपूर्ण विश्लेषण से यही निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि शिक्षा ज्ञान मनुष्य के पास एक हथियार उपकरण के रूप में है और जिसके उपयोग की दिशा मनुष्य के नैतिक मूल्यों से निर्देशित होती है। मूल्यों से युक्त शिक्षा प्राप्त व्यक्ति मानव कल्याण को प्राथमिकता देते हुए सतत एवं समावेशी विकास की ओर अग्रसर होगा। यही बात संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्यों में देखी जा सकती है। हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि हम ज्ञान एवं विज्ञान में निरंतर प्रकृति करें, लेकिन इसे मूल्यों से विहीन ना रखें। महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा आत्म साक्षात्कार एवं आत्म विकास का माध्यम होना चाहिए, ना कि स्वार्थपूर्ण दृष्टिकोण का। और इन्हीं रास्तों पर चलकर हम विज्ञान के फूल को कांटा बनने से रोक सकते हैं। और इसी टॉपिक पर आज के परिप्रेक्ष्य में आप लोग निबंध लिखने की कोशिश करिए। इसमें और बेहतर क्या किया जा सकता है, इस पर आप लोग बताइए। आपका मेरे लिए कोई सवाल हो, सुझाव हो तो जरूर आप लोग बता सकते हैं। धन्यवाद।